चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट 3 का प्रैक्टिस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। पढ़ें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। A1 ग्राम ऑफ मेटल M गिव A2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन ये आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है मेटल ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड किसी भी टाइप का हो सकता है, MO, M2O, M2O3, इसलिए मैंने मेटल ऑक्साइड दे दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका A1 ग्राम है और इसका A2 ग्राम है और इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके और इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने वाला हूं। ये मैंने ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड में आपको बताया था। तो इसके और इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कैसे कर रहा हूं, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को स्प्लिट करके लिख रहा हूं। कैसे, वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि 8 होता है। याद करो फॉर्मूला हमने ऐसे ही बनाया था। इसका A1 ग्राम है, इसको मैं x मान लेता हूं, x निकालना है। इसका A2 ग्राम है और इसको x मान लेता हूं, x हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा अब आप। तो यहां से मैं x कैसे निकालूंगा, A1x प्लस 8A1 इज इक्वल टू A2x। सही है, अब A1x को उधर ले जाओ, A1x को उधर ले जाओ तो 8A1 इज इक्वल टू A2x माइनस A1x। तो यहां से तुम्हें x निकालना है, x कॉमन ले लो, तो 8A1 अपॉन A2 माइनस A1। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं अपन ऑप्शन में क्या आंसर मैच कर रहा है। 8A1 अपॉन A2 माइनस A1, 8A1 अपॉन A2 माइनस A1, आपका आंसर आ जाएगा आगरा। चेक कर लो जरा एक बार। समझ गए क्या किया, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दिया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को क्या करा, स्प्लिट करके लिख लिया। कैसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि 8 होता है, और अपन ने x मान लिया इसको और x यहां से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, 5.6 ग्राम ऑफ मेटल फॉर्म 12.7 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। मतलब इसकी क्लोरीन से रिएक्शन होगी, ये क्लोराइड फॉर्मेशन वाला मेथड है, याद करो जरा। तो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मेटल क्लोराइड। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका वेट दिया है, इसका वेट दिया है, तो इसके और इसके ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दो, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया है। क्या करेंगे, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड को स्प्लिट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5। याद करो यही फॉर्मूला होता था। वेट ऑफ मेटल कितना दिया है, 5.6, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल x मान लेते हैं, वेट ऑफ मेटल क्लोराइड दिया है 12.7 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल x मान लेते हैं, यही आपको निकालना है। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5.6 और 12.7 ये डिवाइड करोगे तो ये 2.2 के आसपास आएगा, 2.267 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, 2.267 लिख देता हूं। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व करना बस इसको, है ना। 35.5 इज इक्वल टू 2.267 x को उधर ले जाओ तो 35.5 इज इक्वल टू 1.267 x। तो x क्या आ जाएगा, 35.5 अपॉन 1.267, अप्रोक्सीमेटली 28 के आसपास आता है ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 127, 250, आंसर ढोलकपुर आ जाएगा। समझ गए बात को, बस ये चीज सीख लो लगाना, बाकी तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर किए और यहां इक्विवेलेंट वेट को स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक है, नोट करो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। आपके सामने लिखा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। क्या निकालना है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकालना है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा करो, एक एक लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे। निकालना क्या है, स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको दिया क्या है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 12 ml ऑफ विच, मतलब H2SO4 को अगर 1 मान लूं तो V1 कितना है, 12 ml है। चलो ठीक है, ऑफ विच न्यूट्रलाइजेस 15 ml ऑफ N/10 NaOH, मतलब अगर मैं NaOH को 2 मान लूं तो N2 कितना दिया है, N/10 मतलब 1/10, और V2 कितना दिया है 15 ml। अब ये एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस।
लेकिन अब आपको उसको किस फॉर्म में लगाना है, मोलैरिटी वॉल्यूम के फॉर्म में लगाना है या नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के फॉर्म में लगाना है। तो मैं लिख रहा हूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस m1v1 n फैक्टर 1 इज इक्वल टू m2v2 n फैक्टर 2। अब दोनों जगह वॉल्यूम है, अब चाहे आप ml में रखो या लीटर में रखो, क्वेश्चन में ml में दिया जाता है तो हम ml में ही पुट कर देंगे। m1 निकाल लेते हैं, v1 कितना है 12 ml, n फैक्टर H2SO4 का कितना होता है 2 होता है, कुछ नहीं दिया है, रिएक्शन नहीं दी है तो मैक्सिमम मान के चलेंगे 2। अब m2 कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना जरा, m2 इंटू, मैं इधर क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो, मैं m2 इंटू n फैक्टर 2 और v2 को बाद में लिख रहा हूं ताकि मैं इस वाले पार्ट को किसको, इसको क्या लिख दूं, नॉर्मेलिटी लिख दूं, क्यों, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, और यही नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10 और v2 कितना है इसका 15 ml। बस यहां से मोलैरिटी निकालेंगे और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से ये 4 बार कटा और 3 से ये 5 बार कटा, 5 से ये कट गया 10 2 बार, 4 इंटू 2 8 का डबल 16 16, तो m1 आ गया 1/16। मोलैरिटी आ गई। स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, ग्राम पर लीटर में डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलैरिटी, ये क्या होता है आपका स्ट्रेंथ, और यहां मोलैरिटी क्या है m1 माना है मैंने। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का निकाल लेना आप अलग से, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 98 आता है, तो 98 इंटू मोलैरिटी 1/16, तो इसको डिवाइड करोगे तो 6.125 आता है, ये किसमें, ग्राम पर लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ABCD आंसर आ जाएगा चेन्नई। समझ गया क्या किया अपन ने, मैंने एसिड, मैं क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूं आपको, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, किस फॉर्म में करने हैं, मोलैरिटी वॉल्यूम के फॉर्म में करने हैं। यहां नॉर्मेलिटी दी थी तो मैंने मोलैरिटी इनटू n फैक्टर को ही नॉर्मेलिटी पुट कर दिया, कितना अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी पुट कर दी और यहां वॉल्यूम पुट कर दिया, H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है, इसका वॉल्यूम दिया था 15, तो यहां से मोलैरिटी 1/16 आ गई। और मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर में, ध्यान रखना, मैंने H2O2 में बताया भी था आपको, तो यहां मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो और ध्यान से देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाते जा रहा हूं ना, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन भी हैं इसमें और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज x मोल ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट। एक बार बताओ, फेरिक ऑक्सीलेट क्या होता है, फेरिक का मतलब होता है Fe+3, ध्यान रखना, फेरिक मतलब Fe+3 और फेरस मतलब Fe+2, ठीक है। तो फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला होता है ये Fe2C2O4 होल थ्राइस। अब एक बार बताओ, ये फेरिक है तो ये +3 है, तो Fe+3 से ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं होता है KMnO4 में, तो ये ध्यान रखना है आपको, Fe+3 से कहीं नहीं जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी Fe की। लेकिन कार्बन जो है ऑक्सीलेट से CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे अगर इसका n फैक्टर निकालना है, Fe का तो चेंज हो नहीं रहा ऑक्सीडेशन, इसका निकाल लो। आपने बहुत बार निकाला है ऑक्सीलेट में C2O4 2 नेगेटिव में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता, कई बार कर चुके हैं अपन, ठीक है, और CO2 में इसका +4 आता है, तो +3 से +4 कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। अब ध्यान से देखना, इनटू यहां कितने कार्बन एटम, 3 इंटू 2 6 कार्बन एटम, तो नेट चेंज कितने का, 6 का, तो फेरिक ऑक्सीलेट का n फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं KMnO4 को 1 बोलता हूं तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहा हूं, रिडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन है ये, KMnO4 रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो n1 इंटू n फैक्टर 1 इज इक्वल टू n2 इंटू n फैक्टर 2। मैंने इसी फॉर्म में ही क्यों लगाया, इसी फॉर्म में ही क्यों लगाया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, क्योंकि मोल के बारे में आपसे पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो, अगर मैं KMnO4 को 1 बोलता हूं तो इसके मोल कितने दे रखे हैं 1, n फैक्टर KMnO4 का 135 बना, याद हो गया अब आपको, एसिडिक मीडियम में 5, ठीक है। n2 कितना है x और n फैक्टर इसका कितना है 6, तो x कितना आ गया 5/6। ध्यान रखना KMnO4 का n फैक्टर 135 बना, B मतलब बेसिक, N मतलब न्यूट्रल, A मतलब एसिडिक, ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी, याद कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो x 5/6 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन चेक करें, आंसर आगरा। समझ गए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, अभी बैक डबल सब आएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, पूरा लेक्चर है ना, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, है ना। इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन लिख लेते हैं, CuOH होल ट्वाइस प्लस N2H4 क्या बना रहे हो, Cu
प्लस N2, ठीक है, ये बना रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COH होल ट्वाइस रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ N2H4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करूंगा किस फॉर्म में, मोल इंटू एन फैक्टर, इसको 1 बोल देता हूं और N2H4 को 2 बोल देता हूं, मोल इंटू एन फैक्टर के फॉर्म में कर देंगे और अपने क्या आ जाएंगे, मोल निकाले ना, हाँ मोल आ जाएंगे। इसके एन फैक्टर निकाल लेते हैं अपन अलग से, कैसे, कॉपर +2 है, यहां 0 है, कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, कितने कॉपर यहां पर, क्योंकि इसका एन फैक्टर निकालना है 1 कॉपर, नेट चेंज कितने का, 2 का। क्लियर बात, ध्यान से देखना। N2H4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, 2x + 4 = 0, तो आ जाएगी -2, यहां 0 होगी तो -2 से 0 कितने का चेंज, 2 का, इंटू यहां कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 × 2 4 होता है बस। तो इसका एन फैक्टर 4 और इसका एन फैक्टर 2, तो यहां पर इसका एन फैक्टर 2 पुट कर दिया और इसका एन फैक्टर 4। इसके मोल कितने दिए हैं N2H4 के 1 और इसके मोल मुझे निकालने हैं, तो N1 क्या आ गया आपका, ये कट गया इससे 2 बार, तो N1 आ गया 2, मतलब COH होल ट्वाइस के मोल आ गए 2। ऑप्शन चेक करेंगे, आंसर बदलापुर आएगा आपका। समझ गया कैसे लगाना है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आपने आज के सारे न्यूमेरिकल देख लिए तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है, इतना तो पक्का है। चलो नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ MnO2 इज रिड्यूस्ड बाय 35 ml ऑफ 0.16 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, MnO2 + H+ रिएक्शन दे रखी है ये, H2C2O4, इससे क्या बना रहे हो, CO2 वाटर और Mn2+, ये बना रहे हो आप। अब आप ध्यान से देखो जरा, मुझे क्या बोला है, इसका मास बताओ, इज रिड्यूस्ड बाय, इसका आपको नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दे रखा है, मतलब इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, इसका मास पूछा है, इसका नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया है, तो मैं इस तरफ लगाऊंगा क्या, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml, तभी तो मैंने यहां पर 1000 कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दिए, इधर मोल इंटू एन फैक्टर के फॉर्म में, इधर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में। अब मेन काम क्या है, एन फैक्टर निकालना, और वो भी इसका निकालना है, इसका नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ही तो क्या होती है आपकी नॉर्मेलिटी, और क्वेश्चन में उन्होंने 0.16 n दे रखा है, मतलब नॉर्मेलिटी दे रखी, तो इसका एन फैक्टर निकालने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए तो इसका एन फैक्टर अपन कईयों बार निकाल चुके हैं, ऑक्सैलिक एसिड वाले का, ऑक्सैलेट वाले का 2 आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं सिर्फ इसका निकाल रहा हूं, तो यहां क्या है +4, यहां क्या है +2, ध्यान से देखना, 4 से 2 कितने का चेंज है, 2 का चेंज, यहां कितने Mn है, क्योंकि इसका निकालना है 1, तो नेट चेंज 2 का, ठीक। तो मोल को क्या लिख रहा हूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालना इसका, जरा एटॉमिक वेट दे रखा है 55 इसका, है ना, 55 दिया ना, हाँ, 55 + 32 87 इंटू एन फैक्टर इसका कितना है 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू, इधर एन फैक्टर की जरूरत नहीं, सीधे नॉर्मेलिटी पुट करो, क्या 0.16 इंटू वॉल्यूम कितना है 35, ठीक। तो बस यहां से इसको सॉल्व करके W1 निकाल लो, मैं आंसर लिख देता हूं, 0.24 आता है आपका, है ना, ग्राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बदलापुर। समझ गए बात को, कैलकुलेशन तो ये आप कर ही लोगे। मेन चीज, मेन कहानी समझो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किस फॉर्म में लगा रहे हैं, और हमने इसका एन फैक्टर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि नॉर्मेलिटी दी थी। कभी भी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी है तो एन फैक्टर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। अगर मोलैरिटी दी होती तो हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ती, क्योंकि हम फिर ये लगाते मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। आपको डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दी है तो हम सीधे सीधे नॉर्मेलिटी ही पुट करेंगे, क्या, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर की जगह सीधा N2 लिख दो, कोई जरूरत ही नहीं है एन फैक्टर की, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, बहुत टाइम है क्या तुम्हारे पास, बहुत कम टाइम होता है एग्जाम में, बहुत जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। आंसर बदलापुर, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेंगे जरा फटाफट से। A 20 ml solution of Na2SO3 required 30 ml of 0.01 molar K2Cr2O7 solution for the oxidation to Na2SO4। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है क्या, Na2SO3 ये K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करके कहां जा रहा है, Na2SO4 बनाने जा रहा है। अच्छा, अगर ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो आपको तो पता ही है कि K2Cr2O7 रिड्यूस कहां होता है, +3 में ही होता है हमेशा, ठीक है, मतलब इसका एन फैक्टर फिक्स होता है। देखो जरा, +6 से +3 कितने का चेंज है,
3 का चेंज है, कितने CR 2 CR, नेट चेंज 6 का, और मैंने आपको बताया था K2Cr2O7 का इनफैक्टर ऑलवेज 6 होता है। इसका निकाल लो, यहां सल्फर क्या आएगा +4 आएगा, कैसे 2 + x - 6 = 0, यहां 2 + x - 8 = 0 +6 आएगा। 4 से 6 कितने का चेंज है 2 का, कितने सल्फर यहां 1, तो नेट चेंज कितने का 2 का, मतलब इसका एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर, तो हमें दोनों के एन फैक्टर पता चल गए। अब मुझे मोलरिटी वॉल्यूम वगैरह दिया है तो उस फॉर्म में लगाना है मुझे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या मैं इसको 1 मान रहा हूं, m1v1 एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू m2v2 एन फैक्टर 2। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने देख लिए, पूरा लेक्चर अगर आपने देख लिया तो क्वेश्चन एग्जाम में बना के आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे आपको। m1 कितना है Na2SO3 का, m1 कितना है, अच्छा यही तो निकालना है आपको, मोलरिटी तो निकालनी है। वॉल्यूम कितना है इसका 20 ml, एन फैक्टर कितना है इसका 2, इसका मोलरिटी कितना है K2Cr2O7 का 0.01, वॉल्यूम कितनी K2Cr2O7 की 30, और एन फैक्टर कितना होता है इसका 6। सही ना, बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो m1 आएगा 0.045, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 0.045 मोलर, मतलब आंसर बदलापुर आ जाएगा। ठीक है, मेन चीज क्या है ये लिखना सीख लो, कैसे लिखा मैंने, एन फैक्टर कैसे निकाले, समझ गए बात, नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं। द मास ऑफ H2O2 दैट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। देखो H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय, मतलब H2O2 KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो KMnO4 तो अपने आप को एसिडिक मीडियम में +2 तक ले जाता है, और H2O2 -1 है तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है O2 बनाता है, ताकि 0 में चला जाए। ठीक, और यहां KMnO4 में +7, एन फैक्टर निकाल लो। 7 से 2 5 का चेंज, 1 Mn नेट चेंज 5 का, वैसे भी हमें याद था एसिडिक मीडियम 135 बना। यहां -1 से 0, -1 से 0 कितने का चेंज है 1 का चेंज, 2 ऑक्सीजन तो नेट चेंज कितने का 2 का, तो इसका एन फैक्टर 5 और इसका एन फैक्टर 2 हो गया। अब मुझे किस फॉर्म में लगाना है, मास निकालना है, और इसका मास दिया मतलब मोल के फॉर्म में लगाना है। तो मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। मैं 1 मान लेता हूं H2O2 को, और 2 मान लेता हूं KMnO4 को। तो 1 मैंने H2O2 को माना, इसका मास निकालना है तो मोल क्या आएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, इसके मोल कितने आएंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर इसका 5। अब जरा ध्यान देना 31.6 इंटू 5 ये 158 होता है, मतलब ये ऊपर वाला पूरा इससे कट जाएगा, तो W1 आपका आएगा 34/2, मतलब 17 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो ऑप्शन, आंसर आ गया आपका चेन्नई। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। द मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट, मोलर मास दे रखा है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ 0.6 नॉर्मल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द रिएक्शन, मतलब इसी का ही वेट दिया है, इसी का वेट निकालना है और इसी की मोलरिटी नॉर्मेलिटी दी है। तो बहुत आसान है, क्या करो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो। कैसे, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, या ऐसे लिख लो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। मैंने इसी का ही क्या ले लिया, मोल के फॉर्म में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ले लिया, और इसी का ही मैंने क्या ले लिया, मोलरिटी वॉल्यूम या नॉर्मेलिटी के फॉर्म में ले लिया। मुझे क्वेश्चन में इसकी नॉर्मेलिटी दी है, मतलब मोलरिटी इंटू एन फैक्टर ही क्या है, नॉर्मेलिटी है आपकी N2। तो मुझे मोल से वेट लिख के बताओ, जरा वेट के फॉर्म में लिख के बताओ क्या आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बोलना जरा, इसका दिया है क्वेश्चन में 151। एन फैक्टर कितना है, अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक हाफ रिएक्शन ये आपको दे रखी है, पूरी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब एन फैक्टर 6 हो गया इंटू 1000 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितनी है 0.6 है, और वॉल्यूम कितना है 50 है। समझ गए, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहां से वेट निकाल लेंगे। पॉइंट हटा दो, यहां 10 कर दो, ये 0 0 हो गया। ठीक है, ये 0 0 कट गया, और 6 से 6 उड़ा दो, 5 से ये 200, इसका मतलब W1 आ गया आपका 151/200, मतलब ये आपका 150/200 का मतलब 0.75 के आसपास कुछ आएगा, ऑप्शन में चेक कर लो। तो इसका आंसर आएगा 0.755 ग्राम। ठीक है, आंसर क्या हो गया बदलापुर। ध्यान से सुन लो जरा, अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास 2 चीजें होती थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके लिए हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते थे। अगर आपको कोई हाफ रिएक्शन दिया है तब भी आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही लगाएंगे एक तरीके से। क्या है ये भी ग्राम इक्विवेलेंट है और ये भी ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब आपने क्या करा,
मोलैरिटी वॉल्यूम से अपन ने वेट के फॉर्म में निकाला इसको, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। आपके सामने लिखा है फॉर द रिएक्शन क्या है, MX प्लस, ध्यान से देखना जरा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, प्लस MnO4 नेगेटिव से इन्होंने बनाया है MO3 नेगेटिव प्लस Mn2 प्लस, ठीक है, ऐसा। अब आपसे बोला है कि इसका एक मोल इसके 1.67 मोल ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किस फॉर्म में लगाना है, इन दोनों के बराबर कर दो। इसको 1 मान लेता हूं तो मैं लिख रहा हूं क्या, N1 इंटू एन फैक्टर 1, और इसको 2 मान लेता हूं तो N2 इंटू एन फैक्टर 2, ठीक है। और आपसे दे रखा है यहां पर, इससे ये बना रहे हैं, ध्यान से देखना, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 से 2, कितने का चेंज, 5 का चेंज, कितने Mn यहां पर, 1 Mn, तो नेट चेंज कितने का, 5 का हो जाएगा। क्लियर बात। अब ध्यान से देखना, यहां MX प्लस है और यहां MO3 माइनस निकाल लो, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, ये क्या आएगी, +5। अब ध्यान से देखना, x से 5 कितने का चेंज, आपको क्या लिखना है, x माइनस 5 लिखना है या 5 माइनस x लिखना है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन, ध्यान से सुनना, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर x से ज्यादा होगी, और अगर x से ज्यादा होगी, ये वाली 5 जो है वो ज्यादा होगी, तो मुझे ज्यादा माइनस कम लिखना पड़ेगा ताकि वैल्यू प्लस में निकल के आए, माइनस में नहीं निकालना है ना। अब यहां कितने m है, एक ही m है, तो मतलब 5 माइनस x इज द n फैक्टर। तो मोल कितने कह रहे हैं इसके, 1.67, इसको 1 मानना है, ठीक है। इसका n फैक्टर कितना है, 5 माइनस x, इसके मोल कितने कह रहे हैं, 1, और इसका n फैक्टर 5, तो यहां से x निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 5 माइनस x इज इक्वल टू 5 अपॉन 1.67, जो कि कितना होता है, 3, तो 5 माइनस x 3 आ गया, तो x क्या आ गया आपका, 2 आ गया। कई लोग गलती ये कर देते हैं कि यहां 5 माइनस x की जगह x माइनस 5 लिख देते, तो उसका आंसर फिर 8 आने लगता है, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 2 है, तो आंसर आ गया आपका क्या, चेन्नई, सी, ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। आपके सामने लिखा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ I2 आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन which requires 40 ml of 0.10 normal Na2H2O3 to react with it, और रिएक्शन आपको दे रखी है, तो क्या बोल रहे हैं आपसे, I2 प्लस H2O3 2 नेगेटिव। ध्यान से देखना जरा, इससे क्या बन रहा है, I माइनस बना रहे हैं और S4O6 2 नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। अब देखना जरा, यहां 0 से -1 कितने का चेंज है, 1 का चेंज, कितने आयोडीन यहां पे, 2, तो नेट चेंज कितने का, 2 का, मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, और इसका n फैक्टर कितना होगा, Na2H2O3 का, मतलब H2O3 2 नेगेटिव, Na प्लस तो हटा ही दो क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता नहीं है, तो ये है आपका +2, और यहां सल्फर क्या है, 2.5, आप निकाल सकते हो, कई बार निकाला है, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, और 4x माइनस 10 इज इक्वल टू, सॉरी 12 इज इक्वल टू -2, 4x माइनस 12, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है ना, -12 इज इक्वल टू -2, तो 2.5, 2 से 2.5 कितना, 0.5 का चेंज इंटू यहां कितने सल्फर, 2, तो नेट चेंज 1 का, इसका मतलब इसका n फैक्टर 1 आएगा, तो दोनों का n फैक्टर पता चल गया। मुझे I2 के और इसके दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करना है और यहां वेट निकालना है, तो यहां लिखूंगा मोल इंटू n फैक्टर इंटू 1000 इज इक्वल टू H2O3 2 नेगेटिव के लिए लिखूंगा मोलैरिटी इंटू n फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में सीधा नॉर्मेलिटी दी थी, तो ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार मैंने आपको निकाल के बता दिया कि ऐसे निकलता है, ठीक। आपको H2O3 2 नेगेटिव या Na2H2O3 के n फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, इस पूरे को ही मैं क्या लिख दूंगा, नॉर्मेलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी 0.1 दे रखा है। अब यहां मैं मोल निकाल रहा हूं, कैसे, वेट अपॉन I2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे आएगा, I का एटॉमिक वेट 127 दे रखा है, तो इसका डबल 254 इंटू n फैक्टर, इसकी जरूरत पड़ेगी तो 2 इंटू 1000, ध्यान से देखते जाना, यहां नॉर्मेलिटी कितनी है भैया, 0.1, वॉल्यूम कितना है 40, ठीक। तो यहां से आप W1 निकालोगे, W1 निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 0.508 ग्राम, सॉल्व आप कर लेना, ठीक है। आंसर आ गया आपका बदलापुर। मेन चीज समझ लो क्या किया मैंने ग्राम इक्विवेलेंट लगाया, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर की, देखो ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं यार, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं अलग अलग वेरिएशन के साथ। I2 और इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर,
इसका मुझे वेट निकालना था, इसलिए मैंने इसके लिए क्या लिखा, इस फॉर्म में लिखा, और इसके लिए H2O3 नेगेटिव या Na2H2O3 का मुझे नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दे रखा था तो ऐसे लिखा। मुझे यहाँ एन फैक्टर की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका एन फैक्टर याद रखना 1 होता है। यहाँ जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि नॉर्मेलिटी डायरेक्ट 0.1 दे रखी थी। वॉल्यूम ml में रखना, क्योंकि यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सॉल्व करके वेट निकाला और आपका आंसर बदलापुर आ गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, 280 ml ऑफ H2O2, H2O2 को 1 मान लेते हैं, तो V1 कितना दिया है, 280 ml। ठीक है, कंप्लीटली रिएक्शन हो रही है। इसको 2 मान देते हैं कि MnO4 को, तो W2 दे रखा है कितना, 15.8 ग्राम। ओके, एसिडिक मीडियम में है, बहुत बढ़िया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ निकालनी है, वाह यार। मतलब आप एक बार बताओ मुझे, H2O2 जो है वो कन्वर्ट होगा, वो रिएक्ट करेगा किससे, कि MnO4 से। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसी रिएक्शन एक लिखी थी कि एसिडिक मीडियम में कि MnO4 अपने आप को Mn2+ तक लेके जाएगा और H2O2 क्या बना लेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको O2 में। तो बताया था मैंने, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2। -1 से 0, 1 का चेंज, 2 लगा है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 का चेंज। KMnO4 का 135 बना, एसिडिक मीडियम में आप जानते हैं एन फैक्टर 5 होता है। अब मैं यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहा हूँ, कैसे, इसका मैं 1 मान लेता हूं, तो कैसे लिख रहा हूं, मुझे H2O2 का वॉल्यूम दिया है ना, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं M1 इंटू एन फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू, इसको 2 मान लेता हूं, तो N2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू 1000। यही लगाया मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यहां वेट दिया था इसका, तो मैंने मोल के फॉर्म में लगाया, इसका वॉल्यूम दिया था तो मोलैरिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में लगाया। मोलैरिटी निकाल लेते हैं यहां से, M1 एन फैक्टर 2 है और V1 कितना है, 280 ml में पुट करना है। N2 कैसे निकालोगे, वेट दिया है W2, तो 15.8 डिवाइडेड बाय 158 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इसका एन फैक्टर कितना है, 5 इंटू 1000। तो यहां से आप M1 निकालोगे, सॉल्व करोगे तो 0.9 आएगा। अब मोलैरिटी आ गई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.9 मोलैरिटी इंटू 11.2, यही होता है फॉर्मूला। तो जो कि होता है आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा ये। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 10 आ गई। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, आगरा। अब आप देख लो जरा क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे लगाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। मोलैरिटी, वॉल्यूम, एन फैक्टर, ये भी आपका ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, ये भी आपका ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बोल दो आप, ये होते हैं। तो ये कहानी है, आपको हर एक क्वेश्चन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही सोचना है। रेडॉक्स 3 या मोल 3 का आपके मोल 3 का आपके पास आता है, रेडॉक्स 3 नहीं, मोल 3। मोल 3 का क्वेश्चन आपके पास आता है, टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कुछ भी लंबा नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप देखो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने इसी तरफ सॉल्व किए सारे। मतलब इतने पार्ट में 2 4 5 लाइनें ही लिख पाऊंगा, मतलब 5 6 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब मैं आपको 6-7 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखना यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 6.9 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट were dissolved in 60 ml of 2 normal HCl. The excess acid was neutralized by 20 ml of 1 normal NaOH. मतलब आपको देखो जरा, एक्सेस वर्ड लिखा दिया ना यहाँ पर, मतलब बैक टाइट्रेशन का सवाल है ये, बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करते थे बैक टाइट्रेशन में, Z की रिएक्शन X एक्सिस के साथ होती थी। याद करो, थोड़ा याद दिला रहा हूं। प्रोडक्ट बनता था P1 और X जो रिमेनिंग होता था, X जो रिमेनिंग होता था वो रिएक्ट करता था Y के साथ, तो क्या बनता था, P2 बनता था। और हम ये लिखते थे क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Z इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ X एक्सेस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ X रिमेनिंग। यही करते थे अपन, माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ X रिमेनिंग, और X रिमेनिंग जो होते थे वो Y के बराबर। इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ Y। तो क्या क्या ध्यान रखना आपको, एक Z, एक X एक्सेस और एक Y। मतलब इसके इक्विवेलेंट प्लस, मतलब इसके इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर जो एक्सिस में आपने यूज किया है ना, याद करो बैक टाइट्रेशन मैंने एग्जांपल बताया था आपको। आप मम्मी के साथ गए थे, याद करो जरा, 500 रुपए दिए थे मम्मी ने, पहले ब्रेकफास्ट किया था तो मम्मी को नहीं बताया था कितने रुपए लगे, लेकिन जब लंच करने बैठे थे तो 300 रुपए खर्च हुए, तो मम्मी को पता चल गया था कि 200 रुपए पहले लगे थे। तो वही वाली कहानी थी ये बैक टाइट्रेशन में जो मैंने बताई थी, कि जो Z के मिली इक्विवेलेंट हैं वो X के मिली इक्विवेलेंट एक्सिस वाले के, ये क्या है एक्सिस, माइनस ये किसके हैं, X रिमेनिंग, क्योंकि रिमेनिंग के और Y के बराबर है, तो मैंने Y को रिप्लेस कर दिया था। मतलब ये लगाना है आपको। अब इस क्वेश्चन में Z क्या है, मेटल कार्बोनेट, X क्या है,
HCl, Y क्या है NaOH। बस ये कहानी है, खत्म हो जाएगा काम। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? मुझे वेट दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन में मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Z इज इक्वल टू वेट ऑफ Z डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z। Z क्या है Na2CO3, ध्यान रखना। इधर क्या लिख रहा हूं मैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ X को किस फॉर्म में लिख रहा हूं, नॉर्मेलिटी ऑफ X इंटू वॉल्यूम ऑफ X इन ml, ठीक है, और ये कौन सा वाला, एक्सेस वाला, मतलब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो एक्सेस में ही होता है, माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Y, इसमें भी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम गिवन है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ Y इंटू वॉल्यूम ऑफ Y किसमें, ml में, ठीक है, ये X रिमेनिंग या Y के होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर वेट कितना दिया है 6.9, अच्छा ये वॉल्यूम ml में रखा तो यहां मुझे मिली इक्विवेलेंट पुट करने पड़ेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो वेट ऑफ Z कितना है 6.9 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z कितना है, ये हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z हमें निकालना है, इनटू 1000 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी X की कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 60, Y की कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, पक्का यही ना, 60 इंटू 20, हाँ 120 माइनस 20, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 100, तो ये आ गया 6.9 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z इंटू 1000 इज इक्वल टू 100। यहां से ये दौड़ गए और 10 इंटू 6.9 मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z क्या आ गया 69। लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा है, और ये किसका आया, Z मतलब क्या है आपका Na2CO3, यही है ना क्वेश्चन में, हाँ मेटल कार्बोनेट है, Na2CO3 मतलब MCO3 मान लेते हैं, मेटल कार्बोनेट MCO3 या M2CO3 ऐसा हो सकता है, तो मैंने मेटल कार्बोनेट ये मान लिया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z इज इक्वल टू 69 है, तो ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट 69 है, और इक्विवेलेंट वेट को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं कैसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू 69, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट जो है CO3 2 माइनस जो है वो कितना आएगा, अलग से निकाल लो, CO3 2 माइनस का अलग से मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये होगा आपका 12 और ये 48, कितना होता है 60, और चार्ज कितना है इस पे -2, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 नेगेटिव कितना आ गया 30 आ गया, यहां पुट कर दो 30, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 30 इज इक्वल टू 69, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 39 इज द फाइनल आंसर। तो क्या आंसर है आपका, आंसर हो जाएगा 39 ढोलकपुर, ठीक है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को समझो बहुत ध्यान से, क्या था देखना, मुझे Na2CO3 दे रखा था, एक बार क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देता हूं, है ना, मुझे क्या दे रखा था, Na2CO3 मुझे दे रखा था, ठीक है। अब Na2CO3 में मैंने क्या मिलाया, HCl मिलाया, क्या मिलाया, HCl मिलाया, ठीक है, HCl बहुत सारा मिलाया Na2CO3 में, ठीक। अब जो बचा हुआ HCl है उसमें हमने NaOH के साथ उसका ट्रीटमेंट कराया, तो अब मुझे क्या करना है, जब कभी भी ऐसा एक्सेस वाली कंडीशन होती तो क्वेश्चन बैक टाइट्रेशन का होता है, क्लियर। चलो अब Z के मिली इक्विवेलेंट कितने मिली इक्विवेलेंट X के रिएक्ट करेंगे, तो एक्सेस माइनस रिमेनिंग उतनी तो करेंगे, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Z इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ X एक्सेस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ X रिमेनिंग, और X रिमेनिंग के मिली इक्विवेलेंट Y के बराबर हैं, Y के बराबर हैं मतलब इसके बराबर हैं, तो मैंने मिली इक्विवेलेंट ऑफ Y लिख दिया। Z यहां पे तुम्हारा कोई मेटल कार्बोनेट है, मैंने MCO3 मान लिया, आप M2CO3 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ MCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, यही लिखा मैंने। अब यहां मिली इक्विवेलेंट कैसे लिखा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, अभी तक हम कैसे लिखते थे, मोल इनटू n फैक्टर, वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली इक्विवेलेंट वेट पूछा था तो हमने उस फॉर्म में लिख दिया, क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 इज इक्वल टू, मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलरिटी इनटू n फैक्टर, जिसको मैंने डायरेक्ट नॉर्मेलिटी पुट कर दिया, क्योंकि यहां क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दे रखी थी, इसकी भी और इसकी भी, ये x लिख दिया, ये y लिख दिया। अब बस यहां पे मैंने वैल्यू पुट करी तो क्या आया मेरे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z आया, मतलब MCO3 का इक्विवेलेंट वेट आया 69, और MCO3 का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, और कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मतलब इस पे चार्ज कितना है 2 मतलब 30, तो 39 किसका, 69 किसका आया था, 69 आया था कार्बोनेट का मिला के, मेटल कार्बोनेट का पूरा, लेकिन क्वेश्चन में मेटल का पूछा था तो कार्बोनेट का माइनस करना पड़ेगा 30, तो 69 माइनस 30 इज इक्वल टू 39, समझ गए बात को, ये कहानी थी पूरी, ठीक है, नोट कर लो इसे।
चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो क्या कह रहे हैं। 25 ml ऑफ क्या दिया है आपको, NaOH। बहुत ध्यान से समझेंगे, डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। NaOH और Na2CO3 ये कितना दिया है आपको, 25 ml दिया है, ठीक है, पहली बात। अब ये कह रहे हैं रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl यूजिंग फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, और बी पार्ट कह रहे हैं 35 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मतलब एक बार तुमने HPH डाला, एक बार MUH डाला, सेपरेट टाइट्रेशन है। कहीं ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा कि आफ्टर फेनोल्फथालीन के बाद, आफ्टरवर्ड कहीं यूज नहीं किया, मतलब सेपरेट टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं। तो जब मैं ए वाला पार्ट यूज करूंगा, ए पॉइंट, जब फेनोल्फथालीन मिलाओगे और बी मिथाइल ऑरेंज मिलाओगे, तो जब HPH ऐड करोगे और MUH ऐड करोगे, ठीक है, व्हेन HPH इज एडेड, जब HPH ऐड करोगे तब क्या होगा, व्हेन MUH इज एडेड तब क्या होगा। ध्यान से देखना जरा, अगर HPH ऐड करोगे तो याद करो जरा, NaOH पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसको हम X मान ले रहे हैं, इसके मिली इक्विवेलेंट मान लेते हैं X है, X मिली इक्विवेलेंट, और इसके क्या है, Y मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन ये आधा ही न्यूट्रलाइज होता है HPH में। अब आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी जो मैंने बनाई थी, कि HPH जब यूज करते हो तो NaOH पूरा चला जाता है और ये आधा चला जाता है, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, 25 इंटू 0.1, ठीक है। मतलब यहां से इक्वेशन बनी x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 2.5, ठीक। जब मिथाइल ऑरेंज यूज करते हो तो ये पूरा और ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 35 इंटू 0.1, मतलब x प्लस वाई कितना आ गया आपका 3.5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लो जरा। क्या करूं, इक्वेशन नंबर 2 -1 कर दूं, क्या कर दूं, 2 - 1 कर दूं। ध्यान से देखना रहा, 2 - 1 कर दूं तो 2 - 1 करने पे x कट गया, y माइनस वाई बाई टू क्या बचेगा, y बाई टू, और इज इक्वल टू 3.5 माइनस 2.5 मतलब 1 बचेगा। इसका मतलब यहां से तुम्हारा y कितना आ गया 2, और y2 को तुम यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो फ्रॉम 2 y को मैंने 2 रख दिया यहां पे, यहां 2 रखोगे तो 2 उधर जाएगा, 3.5 माइनस 2 तो x क्या आ जाएगा 1.5। यहां तक बात क्लियर समझ में आई। ये तो चलो इक्वेशन सॉल्विंग हो गई, मेन ये कहानी है कि मैंने यहां y/2 क्यों लिखा, क्योंकि HPH यूज करते हो तो आधा ही Na2CO3 न्यूट्रलाइज होता है और मिथाइल ऑरेंज में पूरा हो जाता है, ठीक। अब यहां से x और y आ गया। अब क्वेश्चन में देख लो क्या निकालना है आपको। क्वेश्चन में चाहिए कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो NaOH का मास निकालना है, ठीक, तो अपने को NaOH के मिली इक्विवेलेंट से चलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में Na2CO3 बोलते तो हम y से भी चल लेते, तो अभी अपने को x से मतलब है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1.5 है। इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट, ध्यान से देखना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, NaOH, ये है आपके कितने 1.5, ये x माना था ना मिली इक्विवेलेंट NaOH का। बस अब मिली इक्विवेलेंट है, वेट निकालना है, कैसे निकालोगे, मोल इंटू n फैक्टर 1 मान लेता हूं मैं इसको NaOH को, मोल इंटू n फैक्टर इंटू 1000 इज इक्वल टू 1.5। सिंपल वे है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH x थे जो कि मैंने पुट कर दिए, मोल इंटू n फैक्टर इंटू 1000 इज इक्वल टू 1.5। यहां से मैं वेट निकाल लेता हूं, कैसे, W1 अपॉन 40 कर दूं, क्यों, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 और NaOH का n फैक्टर 1 है, इंटू 1000 इज इक्वल टू 1.5। क्लियर। अब यहां से एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, 4 को यहां ले गए तो 1.5 इंटू 4 कितना होता है, 1.5 इंटू 4 6 होता है, और 100 को नीचे ले आए तो W1 तुम्हारा यहां से आया क्या, W1 आया 6/100 मतलब 0.06, तो ये आ गया आपका वेट। लेकिन ये किस में आया, 25 ml में आया। तो इन 25 ml सॉल्यूशन, इन 25 ml सॉल्यूशन जो वेट है NaOH का 0.06 ग्राम है। 25 ml में NaOH कितना प्रेजेंट है, 0.06 ग्राम है। तो 1000 ml में कितना होगा, क्यों 1 लीटर में पूछा आपसे, तो 1 ml में कितना होगा, यूनिटरी मेथड चल लो, 1 ml में होगा आपका 1 ml सॉल्यूशन में 0.06/25 ग्राम, ठीक। तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 ml में कितना होगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10⁻³ ग्राम NaOH। क्लियर। 0.06 इंटू 25 इंटू 10⁻³ कितना होता है 60/25, और ये क्या हो गया 1 लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 60/25 ग्राम
NaOH है, और 60/25 को सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, 60/25 नियरली कितना आएगा, नियरली ये 2.4 2.5 के आसपास ही आएगा। 25 का डबल 50 होता है, 3.5 हो नहीं सकता, 7.48 हो नहीं सकता, ठीक। तो ये आंसर आ गया आपका, डिवाइड करने पे 2.4 लिख दिया मैंने ग्राम NaOH, मतलब आंसर क्या आ गया आपका, आगरा। समझ गया पूरी कहानी क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे Na2CO3 का पूछते तो x, यहां पर मैंने x को कंटिन्यू आगे बढ़ाया है इधर इस तरीके से, हम y को बढ़ाते, क्या लिखते, मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूं। y अगर 2 है तो मैं लिखता मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, कितने लिखता 2, और ये लिखता मैं मोल इंटू n फैक्टर, इसको 2 मान लेते हैं, इंटू 1000 इज इक्वल टू 2, और यहां से मैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है Na2CO3 का, CO3 का होता है 60 और 23 46 106 है ना, और n फैक्टर कितना होता है Na2CO3 का 2 इंटू 1000, में इसका भी लिख के बता दे रहा हूं आपको ऐसा, ठीक। इससे ये कट गया तो W2 क्या आ गया, W2 आ गया 106/1000, मतलब 0.106 ग्राम आ गया, मतलब वेट ऑफ Na2CO3 कितना आ गया 0.106। ये किस में आया, 25 ml में आया, कितना 0.106 ग्राम, क्या Na2CO3। तो आपको किस में निकालना है, आपको किस में निकालना है, 1 लीटर में निकालना है। तो 25 में इतना, तो 1 लीटर में कितना आता है 0.06 इंटू 1000/25, मतलब 0.106 इंटू 1000/25, ये हो जाएगा आपका 1 लीटर में, मतलब 1000 ml में। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वगैरह तो कर ही लोगे इसको, कितना आएगा ये 106/25 ग्राम Na2CO3, किसमें 1 लीटर में। तो अभी तो इस क्वेश्चन में आपसे NaOH का पूछा था, तो 2.4 ग्राम NaOH आंसर है, लेकिन कभी अगर Na2CO3 पूछेंगे तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। मैंने दोनों सॉल्व करके आपको बता दिया है, ठीक है। और मेन कहानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 से शायद है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर अब आगे जो चल रहा है वो पूरे जेईई एडवांस के क्वेश्चन हो रहे हैं। जेईई मेन और नीट वाले क्वेश्चन नंबर 12 तक ध्यान दें, अगर उनको ये क्लियर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जेईई एडवांस वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 13 यानी बैक टाइट्रेशन से आगे 21 तक क्वेश्चन रहेंगे, और 1 से लेकर 12 तक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना सभी को। लेकिन 13 से लेकर 21 जेईई मेन और नीट वाले छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेईई एडवांस वाले जरूर करें इनको, है ना। चलो इसको नोट कर लो। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो, आपके सामने लिखा है, एक और डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है फॉर जेईई एडवांस ओनली। अ सर्टेन सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना क्या दिया है, Na2CO3 प्लस NaHCO3, ठीक है, डबल टाइट्रेशन। कितना ml दिया है, 30 ml दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कितना दिया, 30 ml। रिक्वायर्ड 12 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 यूजिंग फिनोल्फ्थालीन एज इंडिकेटर, in presence of methyl orange 30 ml of same solution required 40 ml of 0.1 normal H2SO4। आपको कहीं ऐसा नहीं बोला कि जस्ट आफ्टर फिनोल्फ्थालीन हमने मिथाइल ऑरेंज मिलाया, इसका मतलब दोनों सेपरेट टाइट्रेशन हो रहे हैं, मतलब दो कहानी हो रही है, एक A और एक B। फिर से वैसा ही, कैसा, when HPH is added, when HPH is added, when MEOH is added, ध्यान से देखना, when MEOH is added, जब हमने इंडिविजुअली दो टाइट्रेशन किए, HPH मिलाया, तो बताओ क्या होता है। अगर मैं बोलूं ये Y मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ये Z मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो HPH में कौन न्यूट्रलाइज होता है, ये नहीं होता, कौन होता है, ये, ठीक है। तो ये जो है Na2CO3 HPH में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक। तो HPH में HPH में Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज होता है Y/2, ध्यान रखना, ठीक है, पूरा नहीं आधा होता है। HPH में होता क्या है, देखो HPH जब फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज करते हो तो NaOH पूरा न्यूट्रलाइज होता है और Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज होता है, ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, जबकि MEOH में क्या होता है, सारे ही न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक। अब उसमें NaOH तो है नहीं, तो ये दोनों ही न्यूट्रलाइज होंगे, मतलब Y + Z, मतलब इसके मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, पुट कर देते हैं। जब अपन ने फिनोल्फ्थालीन की कहानी ली तो 0.1 इंटू 12 इतना, और जब MEOH की कहानी ली तो कितना हुआ, 40 इंटू 0.1। बस दो इक्वेशन बनेगी, देखो क्या, Y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका,
12 इंटू ये 1.2 मतलब 2.4, और यहां क्या आ गया y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। वैसे ही कहानी चल रही पूरी है ना, ध्यान रखना, फ्रॉम 1 एंड 2। बस ये ध्यान रखना कि फिनोप्थलीन में आधा Na2CO3 ही न्यूट्रलाइज होता है। तो 1 एंड 2 की कहानी क्या है, y को 2.4 पुट कर दो, तो ये पुट किया तो 2.4 प्लस z इज इक्वल टू 4। सही है। अब यहां से z कितना आ गया, 4 माइनस 2.4 कितना हो गया, 1.6 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अब z क्या है, z है मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे NaHCO3 का वेट पूछा है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, 1.6। अब देखो मैं यहां मिली इक्विवेलेंट क्या लिख रहा हूं बेटा, मोल इंटू एन फैक्टर, इसका 1 होता है, और मोल को लिख रहा हूं क्या, वेट अपॉन NaHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 84, और इंटू 1000 क्योंकि मिली है, इज इक्वल टू 1.6। तो यहां से W1 निकालोगे तो ये आएगा 0.1344। सॉल्व करके देखना, ये आएगा। तो ये आ गया आपका वेट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 लीटर के लिए, तो ये वेट आया किसमें, 30 ml में। तो 30 ml में कितना आया, 0.1344, 0.1344 ग्राम, 30 ml में आया ना, हाँ। तो 1 ml में कितना आएगा, 0.1344 बाय 30 ग्राम NaHCO3। तो 1000 ml में कितना आएगा, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 0.1344 इंटू 10 की पावर क्या 3 डिवाइडेड बाय 30 ग्राम। सही। तो 1 लीटर लिख सकता हूं मैं, 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 134.4 डिवाइडेड बाय 30 मतलब 13.4 बाई 3। 13.4 बाई 3 कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.4 या 4.5 के आसपास आएगा। तो 4.5 दिया ऑप्शन ए में, तो इतने ग्राम किसमें, 1 लीटर में। तो आपका आंसर क्या आ गया, आगरा। समझ गए बात को। अब फिर से कहानी बता रहा हूं मैं आपको क्या है। देखो कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसी है कि डबल टाइट्रेशन में मेरे पास Na2CO3 और NaHCO3 दोनों का मिक्सचर है। मैंने HCl डाला, फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज किया। अगर तुम फिनोप्थलीन इंडिकेटर को यूज करते हो तो Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज होता है, जबकि NaHCO3 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कब, जब फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज करोगे। तो आधा न्यूट्रलाइज मतलब y/2, और यहां से y2.4 आ गया, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। जब MUH यूज करते हो तो ये पूरा न्यूट्रलाइज होता है और ये पूरा न्यूट्रलाइज होता है, मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू इतना। ये सेपरेट टाइट्रेशन चल रहा है, मतलब एक बार आपने HPH मिलाया, एक बार आपने MUH मिलाया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जस्ट आफ्टर HPH इज एडेड या फर्स्ट एंड पॉइंट, ऐसा नहीं लिखा, पूरा ही पूरा करना है आपको, है ना। तो यहां से क्या आया, दोनों ही न्यूट्रलाइज हुए, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इन दोनों को सॉल्व किया, Z 1.6 आ गया, मतलब Z क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। NaHCO3 का एन फैक्टर 1 होता है, ये मोल लिख दिए, 1000 कर दिया मिली के लिए, और ये 1.6 के बराबर। यहां से वेट आया 0.1344। लेकिन ये किस में आया, 30 ml में आया। आपसे पूछा है 1 लीटर में कितना होगा, 30 ml में इतना, तो 1 ml में इतना, तो 1000 ml में इतना, तो 1 लीटर, यूनिटरी मेथड है। ठीक है, फाइनल आंसर ये। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते कि Na2CO3 का वेट बताओ कितना होगा, तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही आप यहां कर सकते हो। क्या, y इज इक्वल टू 2.4 है, तो y क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो मैं इक्वेशन लिख के बता रहा हूं, क्या, y इज इक्वल टू 2.4 मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या है ये, Na2CO3। तो Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट है ये, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या है ये, Na2CO3 कितना है ये, 2.4। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 क्या लिखोगे, वेट, इसको 2 मान लेते हैं, वेट अपॉन 106 इंटू एन फैक्टर इसका 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2.4। तो ये काट दो आप, 2 से कितना आ गया ये 1.2, तो W2 आ गया 1.2 इंटू 106 अपॉन 1000। ये किस में आया, ये 30 ml में आया। तो 1 लीटर में कितना आता है, देखो 30 ml में इतना, तो 1 लीटर में कितना, 10 की बात 3/30 कर दूं मैं, है ना। तो ये 30 ml में आया, कितना आया, 1.2 इंटू 106 बाय 1000। ये किस में आया बेटा, 30 ml में आया। तो 1 लीटर में कितना आता है, 10 की पावर 3/30 कर दो, तो 1.2 इंटू 106 इंटू 10 की पावर 3/1000 इंटू 30। ठीक है, तो ये काट दो आप, तो फाइनल आंसर इसको आप सॉल्व कर लेना, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1.2 इंटू 106 बाई 30 इज द फाइनल आंसर। किसका, इतना ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में Na2CO3 इतना है। खैर क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन एक बार मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको। समझ गए बात। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नोट कर लो इसे।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। 1 liter of a mixture of O2 and O3 at STP was allowed to react with an excess of acidified solution of Ki, ठीक है। The iodine liberated require 40 ml of M/10 सोडियम थायोसल्फेट फॉर टाइट्रेशन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। मतलब आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। अब देखो जरा O2 और O3 में से Ki के साथ जो रिएक्शन करता है I2 कौन देगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और O2 और O3 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O3 होता है। तो अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। एसटीपी में 1 लीटर दिया है तो मोल ऑफ द मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा, O2 और O3 कितने आ जाएंगे 1/22.4 वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, ये सॉल्व करते तो 0.044 आएगा आपका, ठीक है। 1/22.4 ये आएगा। ये क्या आ गए मोल्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ओजोन क्या करेगा, Ki को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या रिएक्शन होती है, ओजोन प्लस Ki प्लस वाटर, ये आपको देता है I2 प्लस O2 प्लस KOH। यहां 2 KOH आएंगे, बैलेंस करके लिखूंगा क्योंकि यहां I 2 है तो यहां 2 I लगा दिए, 2 के तो 2 के हो गए, बाकी H 2 हो गए, यहां 2 हो गए, बैलेंस हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन 3 और 1 4, 2 और 2 4, ठीक। अब ये जो I2 है, O3 ने क्या करा, Ki को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में। अब ये जो I2 है, I2 क्या करेगा, ये टाइट्रेशन करेगा किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 के साथ। तो ये रिएक्शन तो आपको याद होती ही है, क्या बनेगा Na प्लस Na2S4O6, ठीक है। और इस रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। हमें इसमें बैलेंसिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि O3 के जो मोल हैं और I2 के जो मोल हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I2, और मोल्स ऑफ I2 हम यहां टाइट्रेशन से निकाल लेंगे, कैसे, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, इसको मैंने 1 मान लिया और हाइपो को 2 मान लिया, और इसमें शायद मोलरिटी वॉल्यूम दे रखी, ठीक है। तो M2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम इन ml, इस तरीके से चल लेंगे अपन। मोल कैसे निकलेंगे इसके, N1, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, I2 का 0 से -1, 1 का चेंज, 2 I लगे हैं तो 2 का चेंज, तो एन फैक्टर 2, और इसका एन फैक्टर तो हमें बहुत बार कर रखा है, 1 आएगा, क्यों, 2 से 2.5, 1 का 0.5 का चेंज, और 2 सल्फर लगे हैं तो इंटू 2 कर दो तो 1 का चेंज हो जाएगा, 0.5 इंटू 2। तो इसका एन फैक्टर कितना है, 2, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। और इसका मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कितनी दे रखी है, 1/10, ध्यान से देखना। एन फैक्टर 1 है और वॉल्यूम कितना है इसका 40, तो यहां से सॉल्व कर लो, N1 कितना आ जाएगा, ये 0 से ये 0 उड़ा दो, 2 से ये 4 उड़ा दो, 2 बार, और 2/1000 मतलब 0.002, ये आ गया N1 मतलब मोल्स ऑफ I2। तो मोल्स ऑफ I2 आए 0.002, इसका मतलब यही तो मोल्स ऑफ O3 हैं, कितने आए 0.002, मतलब O3 के मोल आ गए 0.002। ये मोल ऑफ द मिक्सचर थे, मतलब मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ O3 ये कितने थे 0.044। अब मुझे मोल्स ऑफ O2 निकालना है तो कैसे निकलेगा, 0.044 माइनस मोल्स ऑफ O3 कितने 0.002, सही है। तो 0.002, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.042 मोल्स ऑफ O2। अब मोल्स ऑफ O3 आ गए, देखो मोल्स ऑफ O3 इतने आ गए, मोल्स ऑफ O2 इतने आ गए, तो वेट निकाल लेंगे, कैसे, वेट ऑफ ओजोन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ओजोन कितने 0.002 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 48, तो ये आ जाएगा 0.096, बहुत सिंपल है। और वेट ऑफ O2 कितना आ जाएगा, मोल कितने हैं O2 के 0.042 इंटू 32, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.344। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट किसका, ओजोन का निकालना है। तो ओजोन का वेट ऊपर रखो और टोटल वेट 0.096 प्लस 1.344 नीचे रखो टोटल वेट, तो ये इंटू 100 कर देना परसेंटेज के लिए, तो सॉल्व करोगे तो 6.6 के आसपास आएगा। ऑप्शन में आपको 6.57 दिया है, तो 6.57% मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, चेन्नई। समझ गए कहानी। तो क्या था क्वेश्चन, एक बार मैं क्लियर फिर से समझा देता हूं। मेरे पास ओजोन और O2 का मिक्सचर था, मैंने उसमें Ki मिलाया, ओजोन ने Ki के साथ रिएक्शन करी इस तरीके से, और ओजोन के और I2 के मोल बराबर हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब I2 के मोल कैसे निकाले, इन दोनों के टाइट्रेशन करा के, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 इसके मिली इक्विवेलेंट लिख दिए और हाइपो के मिली इक्विवेलेंट लिख दिए। यहां से मोल किसके आए, I2 के। अब जितने मोल I2 है उतने मोल ओजोन है, तो ये आ गया। टोटल मोल कितने थे
0.044, O3 के कितने हैं 0.002, तो O2 के आ गए, मोल आ गए दोनों के, तो वेट निकाल लोगे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके, और परसेंटेज के लिए O3 का वेट ऊपर रखो और टोटल वेट नीचे इनटू 100, सिंपल। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं। 0.5 ग्राम सैंपल कंटेनिंग MnO2, इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सैंपल दे रखा है, सैंपल बोला है ना, तो वेट ऑफ सैंपल कितना है 0.5 ग्राम, इसमें MnO2 होगा प्लस कुछ इंप्यूरिटीज भी होंगी। ठीक, अब आपसे ये बोला है कि इसको ट्रीट कराया आपने, मतलब सैंपल में मौजूद MnO2 ये क्या करेगा, रिएक्शन ट्रीटेड विद HCl, तो क्या दे रहा है ये Cl2 निकालता है, और MnO2 अपने आप को MnCl2 में ले जाता है, प्लस वाटर बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ओके, तो अब यहां जो Cl2 बन रहा है, ये कह रहे हैं कि उसको पास किया Ki से, तो Cl2 प्लस Ki, इसने क्या बनाया I2 प्लस KCl। अब यहां से जो I2 बना, वो I2 का टाइट्रेशन हो रहा है किसके साथ, Na2S2O3 के साथ, तो ये आप जानते ही हो NaI प्लस Na2S4O6 कई बार लिख चुके हैं, कईयों बार लिख चुके हैं ये अपन। ठीक है, तो एक तरीके से ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। क्या हो रहा है, इसकी रिएक्शन, इससे क्लोरीन बना, Cl2 प्लस KI बना, I2 प्लस दिस ये बना। ठीक, अब मुझे क्या पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल, या परसेंटेज प्यूरिटी आप बोल दो इसको। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, इसके किसके, इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर होंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर होंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर होंगे, और इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर होंगे। तो मैं ओवरऑल क्या करूं, इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इसको 1 बोल रहा हूं, तो N1 इंटू N फैक्टर 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू, इधर क्या दिया है आपको, मोलैरिटी वॉल्यूम दिया है, तो M2 इंटू N फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम किस में रखना है आपको, ml में रखना है आपको। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया। फिर सुन लो क्या करा, इसके इसके बराबर, इसके इसके बराबर, इसके इसके बराबर, तो इन दोनों के बराबर क्या, मिली इक्विवेलेंट। ध्यान से देखना आप जरा, इसके मोल कैसे निकालूंगा मैं, वेट इसका W1 मान लेता हूं, और MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 87 इंटू N फैक्टर बता दो जरा, MnO2 कहां से कहां जाएगा, +4 से जा रहा है ये +2, तो MnO2 4 से 2 कितने का चेंज, 2 का चेंज, कितने Mn 1, तो नेट चेंज कितने का 2 का। क्लियर, ठीक है, इंटू 2 इंटू क्या 1000 इज इक्वल टू M2 क्या है, M2 इसके लिए M2 है 0.1, N फैक्टर इसका क्या होता है, कईयों बार निकाला है, N फैक्टर इसका 1 होता है। ठीक है, 2 से 2.5 चेंज होता है ना, 0.5 का इंटू 2 ऐसा करते थे। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 30 ml। तो यहां से आप W1 निकाल लो, कितना आएगा, यहां से आपने W1 निकाला, और परसेंटेज क्या करोगे, परसेंटेज प्यूरिटी या परसेंटेज ऑफ MnO2 कैसे निकालोगे, W1 डिवाइडेड बाय W सैंपल इंटू क्या करोगे 100। ठीक है, तो यहां से आप W1 निकाल के यहां पुट कर दो, तो ये ओवरऑल आपका आएगा, ये होता है आपका W1 आता है शायद 0.13 कुछ ऐसा आता है। ठीक, और डिवाइड बाय 0.5, मतलब ये ओवरऑल 26.1% आता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो क्या है, आपका आंसर आ गया यहां से ढोलकपुर। ठीक है, 26%। इसको निकाल के यहां से W1 निकाल के पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहां पर, और सैंपल का वेट कितना है 0.5 नीचे पुट कर देना, तो आ जाएगा आपका। ओके, नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड। क्या कह रहे हैं आपसे, 200 ml हार्ड वाटर है। ठीक है, वॉज बॉइल्ड विद 100 ml N/50 Na2CO3 रिएजेंट, मतलब Na2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा CaCO3 में। भाई रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही होगी, क्योंकि परमानेंट हार्डनेस पूछा है आपसे लास्ट में, देखो क्या लिखा है, परमानेंट हार्डनेस, मतलब रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही होगी, यहां कोई कैल्शियम का सॉल्ट होगा, जैसे कैल्शियम क्लोराइड या सल्फेट होगा, क्योंकि क्लोराइड और सल्फेट की ही परमानेंट हार्डनेस होती है, तो ये कन्वर्ट हो रहा होगा इसमें। भाई ओवरऑल क्या हो रहा है, Na2CO3 इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आपसे, आफ्टर बॉइलिंग द वॉल्यूम वाज अगेन मेड टू 200 ml, कुछ पानी वानी मिला दिया 200 ml, एंड द सॉल्यूशन फिल्टर्ड। अब कह रहे हैं 25 ml ऑफ द फिल्ट्रेट रिक्वायर्ड 8.2 ml ऑफ N/50 HCl फॉर न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कैल्शियम का सॉल्ट यहां न्यूट्रलाइज हो रहा होगा HCl से। कैलकुलेट द परमानेंट हार्डनेस इन ppm, कैसे करना है, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट बताओ कितने हैं, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट
ऑफ Na2CO3 या CaCO3 इज इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3। और Na2CO3 की मिली इक्वलेंट क्या आएंगे, नॉर्मेलिटी 1/50 और वॉल्यूम 100। ठीक है, मतलब ये कितने आ गए, 2 आ गए, 2 मिली इक्वलेंट। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये तो स्टार्टिंग में थे, अब आपने पानी मिलाया, फिर उसको फिल्टर किया, अब HCl से ट्रीट किया, तो होगा क्या, CaCO3 जब HCl से ट्रीट होगा, तो CaCO3 जब HCl से ट्रीट होगा, तो इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के मिली इक्वलेंट को बराबर करना पड़ेगा। CaCl2 प्लस वाटर तो बनेगा यहाँ CO2 वाटर, लेकिन हमें इन दोनों के मिली इक्वलेंट बराबर करना है। ठीक है, तो इन दोनों के मिली इक्वलेंट बराबर कर रहा हूं, तो मिली इक्वलेंट ऑफ CaCO3, ठीक, इसको मैं बोल रहा हूं रिमेनिंग, कौन से वाले, रिमेनिंग। ठीक है, मिली इक्वलेंट ऑफ CaCO3 रिमेनिंग इज इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ HCl। भाई इन दोनों के मिली इक्वलेंट बराबर होंगे। अब HCl के मिली इक्वलेंट कैसे निकलेंगे, 1/50 इंटू 8.2। ठीक, ये किसमें आए, मिली इक्वलेंट ऑफ जो रिमेनिंग है वो किसमें है, इन 25 ml में। किसमें है ये, ध्यान समझना, 25 ml में। 25 ml में CaCO3 जो बचे वो इतने थे, और वो कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, HCl। तो 25 ml में इतने हैं, तो 200 ml में कितने होंगे, 200 ml में पूछा है ना, तो ये 25 ml में है, तो इन 200 ml यूनिटरी मेथड लगाओ, 25 ml में इतने, तो 1 ml में दिस डिवाइड बाय 25, 200 ml में 200 से मल्टीप्लाई, मतलब 200 बाय 25 इंटू 8.2 अपॉन 50। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1.3। मतलब मिली इक्विवेलेंट इनिशियल कितने थे, 2, इतने HCl से आगे न्यूट्रलाइज हो गए, जो बचे हुए थे 1.3। तो जो प्रेसिपिटेट थे वो कितने थे, इनिशियल 2 थे, ये यहां पर यूज हो गया HCl में न्यूट्रलाइजेशन में, तो प्रेसिपिटेट कितने थे, 0.7, 2 माइनस 1.3। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्रेसिपिटेटेड, ये कितने आ गए, 2 माइनस 1.3, मतलब 0.7 मिली इक्विवेलेंट आ गए। बस अब खत्म, वेट निकालना मुझे तो बस, किसका, CaCO3 का। तो वेट कैसे निकलेगा, ये आएगा, मिली इक्विवेलेंट को लिख रहा हूं मैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू n फैक्टर इंटू 1000, मतलब मोल इंटू n फैक्टर इंटू 1000 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट 0.7। तो यहां से आप W1 निकाल लो, यहां से आप W1 निकाल लो। ठीक है, तो यहां से W1 आपका क्या आएगा, यहां से W1 जो भी आएगा आपका मल्टीप्लाई कर लो, कितना, एक तो ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, तो ये 20, तो 0.7 बाई 20, ये क्या आ गया आपका, W1 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हार्डनेस इन ppm निकालना है। तो ppm में हार्डनेस क्या आएगी, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हार्डनेस मतलब होता है ppm में वेट ऑफ CaCO3, ध्यान से देखना, अपॉन वॉल्यूम इन ml, कितना वॉल्यूम दे रखा था हार्ड वाटर का स्टार्टिंग में, 200, इंटू क्या, 10 की पावर 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 175 के अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, 175 ppm, मतलब आंसर बदलापुर आ जाएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन को फिर से समझ लो, क्या है, मेरे पास हार्ड वाटर था, ठीक, उसका ट्रीटमेंट मैंने Na2CO3 के साथ कराया, तो जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम 2 पॉजिटिव है वो CaCO3 में कन्वर्ट हुआ, तो इनिशियल मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर हो गए। इसका मतलब Na2CO3 के जो मिली इक्विवेलेंट है 1/50 into 100 वो CaCO3 के बराबर हो गए, तो ये इनिशियल 2 मिली इक्विवेलेंट है। अब आगे CaCO3 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे, और कितने न्यूट्रलाइज होंगे, 1.3। ठीक है, किसमें, 200 ml में। ये कैसे आया, ध्यान से देखना, इसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर है, लेकिन इसके कितने, 25 ml में आई है, तो 25 ml में इतने मिली इक्विवेलेंट है 1/50 into 8.2, तो 200 ml में कितने होंगे, तो 25 में इतने, तो एक में कितने, दिस डिवाइडेड बाय 25, और 200 में कितने, 200 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइज वाले आ गए मिली इक्विवेलेंट, और ये इनिशियल थे, तो कितने प्रेसिपिटेट हो गए, 2 माइनस 1.3, मतलब 0.7। अब यहां से मैंने क्या करा, मोल इंटू n फैक्टर इंटू 1000 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट, यहां से वेट आ गया अपना, और हार्डनेस निकालने के लिए वेट अपॉन वॉल्यूम कितना था, 200 ml इंटू 10 की पावर 6, तो 175। ये कहानी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसको देख लेना, नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज फ्री SO3 चाहिए ना, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है परसेंटेज फ्री SO3 का। परसेंटेज फ्री SO3 इज इक्वल टू होता है 80/18 इंटू y माइनस 100, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका परसेंट में।
पुट कर दो जरा, 80/18, y कितना है, y कितना है 109 माइनस 100 और 109 माइनस 100 9 आएगा और 9/18 2, 80/2 40। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 40% आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, नोट कर लो, फॉर्मूला ध्यान रखना बस आप, है ना, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहे हैं, 25 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, वर एडेड टू एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड KI। मतलब H2O2 की रिएक्शन किससे हुई, KI से हुई, तो क्या निकला, I2 निकला। और I2 जो है वो आगे रिएक्शन कर रहा है किससे, Na2H2O3 के साथ, हाइपो के साथ। तो क्या हो रहा है, ये NaI बन रहा है प्लस Na2S4O6 बन रहा है। ठीक है, ये दो रिएक्शन है। अब क्या होगा, इसके H2O2 के और I2 के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे। I2 के इसके बराबर होंगे, किसके, इसके बराबर, इसके बराबर, मतलब इसके और इसके बराबर लिख सकता हूं मैं। ठीक, क्लियर बात। अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर क्या हो रहा है, H2O2 जो KI से रिएक्शन कर रहा है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में, इसका मतलब अपने आप को रिड्यूस कर रहा होगा किसमें, H2O में। ठीक है, या KOH बन रहा होगा उधर पे। मतलब ओवरऑल हम ये बात बोलें तो एन फैक्टर क्या होगा, इसका 2 होगा। कैसे, -1 से ऑक्सीजन तो -2 में ही जाएगा, रिड्यूस तो -2 में ही होना है ना। तो एक का चेंज, दो आयोडीन, दो ऑक्सीजन लगे हैं तो कितने का, 2 का चेंज। मतलब ओवरऑल एन फैक्टर इसका 2 ही आना है। आप यहां वाटर ले लो या KOH, भले ही आपको रिएक्शन ना पता हो, ऑक्सीजन -2 में ही जाएगा। वाटर बनेगा या KOH बनेगा तो ऑक्सीजन -2 में ही जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका एन फैक्टर तो मुझे पता होता है 1 है। अब मैं दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर रहा हूं, मिली इक्विवेलेंट बराबर कर रहा हूं। कैसे, इधर मैं लिख रहा हूं मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1, एन फैक्टर 1, और इसके लिए लिख रहा हूं M2 इंटू V2 और एन फैक्टर 2। ठीक है, M1 क्या है ये हम निकाल लेंगे, V1 दे रखा है कितना, 25 ml, एन फैक्टर 2 है, H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू M2 कितना है, अच्छा बहुत बढ़िया, आपको Na2H2O3 की सीधी नॉर्मेलिटी दे दी। मतलब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, देखो M2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू V2 इन ml। ठीक है, अच्छा यहां भी V है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लीटर में रखो चाहे ml में रखो। यहां मैं क्या रख दूं, ध्यान से देखना, ये मैं सीधा N2 रख दूं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1, वॉल्यूम कितना है 20 ml, बस खत्म हो गया। तो M1 कितना आ गया आपका, यहां से ये पॉइंट हटाया, नीचे 10, ये कटा 2 से ये कटा, मतलब 1/25। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, मोलैरिटी इंटू 11.2, और मोलैरिटी क्या है M1, तो 1/25 इंटू 11.2 डिवाइड करोगे तो 0.448 आपका आंसर आएगा। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पूछी थी तो 0.448, आंसर क्या आ गया आपका, चेन्नई। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझेंगे ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बने। ध्यान से देखना जरा, मेरे पास क्या था, H2O2 था, उसमें मैंने KI डाला तो KI I2 में ऑक्सीडाइज होगा, तो इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर, और I2 अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके बराबर, मतलब इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट ऐसे बराबर कर दिए। मेन कहानी एन फैक्टर की, H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है। आपको भले ही रिएक्शन ना पता हो, आपको ये तो पता है ना कि H2O2 KI को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कहां से, -1 से 0 में। इसका मतलब खुद अपने आप को रिड्यूस करेगा, और ऑक्सीजन अपने आप को रिड्यूस कहां से कहां करेगा, -1 से। यहां जो भी बनेगा ऑक्सीजन उसमें -2 ही होगा। ठीक है, कोई बोले सर हमें रिएक्शन याद नहीं, हमने गलती से KOH ले लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन क्या है -2 में ही जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस तो वही करा मैंने, M1V1 एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2, इधर एन फैक्टर की जरूरत नहीं, क्यों, सीधा नॉर्मेलिटी उन्होंने दे दी है, तो यहां से मैंने मोलैरिटी निकाली और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए, मतलब सिलेक्टेड ऐसे, मतलब बढ़िया क्वेश्चन थे कि मजा आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर आप सीरियसली इस चीज को देखते जा रहे हैं। ध्यान से देखना जरा, एक परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन पर बेस्ड क्वेश्चन है। 5.7 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, वो सस्पेंडेड इन 500 ml वाटर। ठीक है, अब उस 500 ml का 25 ml सस्पेंशन हमने लिया और ट्रीट कराया उसको KI के साथ, HCl के साथ। ठीक है, लिबरेटेड आयोडीन विच रिएक्टेड विद 24.35 ml ऑफ N/10 Na2H2O3, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन निकालना है। सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट, परसेंटेज अवेलेबल Cl2 का मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया था, 3.55 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, किसकी, मोलैरिटी किसकी, हाइपो की, वॉल्यूम किसका, हाइपो का, मतलब Na2H2O3 का, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्या, सैंपल। ठीक है, इंटू 100 मत करना, ये फाइनल करके मैंने दिया था, तो बस यहां से निकाल लो परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन। 3.55
मोलैरिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी 1/10 और हाइपो का इनफैक्टर 1 होता है। अब याद कर लो, हाइपो का इनफैक्टर 1 होता है तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएंगी। तो 1/10। वॉल्यूम कितना है 24.35। सैंपल का वेट कितना है 5.7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1.5। मतलब परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन कितना है 1.5%। लेकिन ध्यान से सुनना, ये किसमें है, ये तुमने 25 ml के लिए निकाला। किसके लिए 25 ml के लिए। तो 25 ml के लिए जो आपका परसेंटेज है वो 1.5% है। तो मुझे निकालना किसके लिए है 500 ml के लिए। तो 500 ml के लिए कितना आएगा 1.5/25 इंटू 500। यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने। 25 ml के लिए इतना तो 500 ml के लिए इतना। तो 25 का 500 कितना 20 गुना हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 20 कितना हो गया ये 30%। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, चेक कर लो आगरा। तो परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन 500 ml। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात थी इसमें क्वेश्चन में। अगर ये नहीं लिखा रहता तो आपका आंसर यही था, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि 25 ml में हमने कराया ये, तो 500 ml में कितना था, क्योंकि अपन ने उसको वाटर मिला के सस्पेंशन उसका बनाया था 500 ml का। ठीक है, तो ये कहानी थी मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर की। मतलब अब हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, मोल कॉन्सेप्ट 1, मोल कॉन्सेप्ट 2 और मोल कॉन्सेप्ट 3। अगर आपने तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए तो इससे आपके एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कवर होते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 चैप्टर 1 और रिडॉक्स रिएक्शन एनसीईआरटी पार्ट 2 11th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर 1। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर को अपन ने बहुत एक्सप्लोर किया है। एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया, फिर भी अपन ने उसको बहुत एक्सप्लोर किया। क्यों, क्योंकि जेईई एडवांस में और मेन और नीट में थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। मैंने आपको अभी जो 21 क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। 1 से लेकर 12 तक जेईई मेन और नीट वालों के लिए थे और 13 से लेकर 21 तक जेईई एडवांस वालों के लिए थे। ठीक है, तो सभी लोगों का काम हो जाएगा। अगर नीट वाले जेईई मेन वाले अपने आप को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि नहीं सर हमें और अच्छे क्वेश्चन, तो 13 से लेकर 21 तक आप पूरे देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे लेक्चर आप अच्छे से देखो। मोल कॉन्सेप्ट 1 के, मोल कॉन्सेप्ट 2 यानी रिडॉक्स रिएक्शन के, मोल कॉन्सेप्ट 3 टाइट्रेशन वाला पार्ट। अगर आपने सारे लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिए तो मोल कॉन्सेप्ट आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो बढ़िया तरीके से, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना आपको। ठीक है, चलो फिर अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, नोट कर लीजिए इसे।